हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में और बेसिक हॉर्टिकल्चर के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो सभी डियर स्टूडेंट ध्यान रखना है कि बेसिक हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत एग्जाम के अंदर कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं, यानी कि हम बात करने वाले हैं स्टार्टिंग से और वो चीजें अपन को देखा होगा कि बेसिक हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत बात करें तो उन शब्दों के बारे में बात करने वाले हैं कि हॉर्टिकल्चर की उत्पत्ति कहां से हुई थी, हॉर्टिकल्चर शब्द कहां से लिया गया था। इन सारी चीजों के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चरर होगा, आज की जो क्लास होगी, उसके अंदर हम बात करने वाले हैं बेसिक हॉर्टिकल्चर के बारे में। और बेसिक हॉर्टिकल्चर में हम क्या सीखेंगे, हमें यह सीखने की कोशिश करेंगे कि हॉर्टिकल्चर की उत्पत्ति कहां से आई, कौन सी भाषाओं से मिलकर बना होता है, उद्यान विज्ञान कहते किसे हैं। यानी कि हमारे को चलना है 0 लेवल से चलना है और 100 लेवल तक पहुंचना है। उससे पहले यदि हम टॉपिक के ऊपर जाएंगे, उससे पहले हमारे को बेसिक हॉर्टिकल्चर क्लियर करना है, जिसके अंतर्गत अपन बात करने वाले हैं कि अपन वर्तमान स्थिति को देखते हुए, वर्तमान पोजीशन को देखते हुए इस हॉर्टिकल्चर की क्या क्या स्कोप है, किस तरीके से ये मनुष्य के लिए लाभदायक है, इन सारी चीजों के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर इस तरीके के आपको दिखाई देंगे होंगे, पोमोलॉजी के अंतर्गत सारे फ्रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ग्रेप्स दिखाई दे रहा है, आपको एप्पल दिखाई दे रहा है, आपको सिट्रस वर्ग के जो फैमिली के जो हैं अपने फ्रूट है वो दिखाई दे रहे हैं सारे, मतलब ऑरेंज दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉबेरी दिखाई दे रहा है, या अपन बात करें जितने भी काजू अरेका नट हैं, तो ये सारी चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में। देखो, हॉर्टिकल्चर के बारे में अपन बात करें तो सीधी सी बात करें, अपन देखें तो उद्यान विज्ञान के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और उद्यान विज्ञान में सबसे पहले अपन क्या सीखने वाले हैं, एक इस तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। उद्यान विज्ञान को इस तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि अपन देखें उद्यान विज्ञान में, इसको अपन इस तरीके से अपन डिवाइड कर लेते हैं। उद्यान विज्ञान को अपन देखें तो उद्यान विज्ञान जिसको अपन कहते हैं हॉर्टिकल्चर, क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर, यानी कि कहने का मतलब एक इधर शब्द लिख देता हूं, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टी प्लस कल्चर। देखो, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, आराम से अच्छे से समझना है, सटीक तरीके से अच्छे से समझना है। आपको धीरे धीरे तरीके से मैं आपको समझाते जाऊंगा। यानी कि ये जो अपना स्टार्ट हो रहा है 0 लेवल से स्टार्ट हो रहा है। देखो यहां पे जो हॉर्टी निकला हुआ है, ये हॉर्टी का मतलब होता है, ये हॉर्टस शब्द से लिया गया है। ये किससे लिया गया है, ये लिया गया है अपने हॉर्टस शब्द से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है, हॉर्टस। और हॉर्टस का मतलब होता है, यानी कि हॉर्टस का मतलब क्या होता है, आपको बताना होना चाहिए कि उद्यान, यानी कि अपन बात करें उद्यानिकी, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, उद्यानिकी, इसका मतलब क्या होता है, उद्यानी। और कल्चर का मतलब होता है खेती करना, क्या करना, खेती करना। यानी कि अपन बात करें कल्चर का मतलब हो गया कल्टीवेशन, अर्थात क्या करना, खेती करना, क्या करना, खेती करना। तो आपको पता होना चाहिए कल्चर का मतलब होता है खेती करना। तो दो चीजों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि विज्ञान की बात करें, अपन विज्ञान के बारे में अपन बात करें तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें उद्यानिकी फसलों का अध्ययन किया जाता है। उद्यानिकी फसलें कौन कौन सी अपन बात करें, जैसे कि ये जो उद्यान विज्ञान है अपन बात करें, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है और इनकी जो उत्पत्ति हुई है, इन दोनों शब्दों की उत्पत्ति हुई है वो लेटिन भाषा से हुई है। कौन सी भाषा से हुई है, लेटिन भाषा से हुई है। ध्यान रखना, कौन सी भाषा से हुई है, लेटिन भाषा से हुई है। तो निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए, एक हॉर्टी है और एक कल्चर है। हॉर्टी का मतलब होता है हॉर्टस और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, अर्थात कल्टीवेशन का मतलब होता है इनक्लोज्ड एरिया इन कल्चर। यानी कि इनक्लोज्ड एरिया जो होता है, वो जो कल्चर करते हैं इनक्लोज्ड एरिया के अंदर, उसे क्या कहते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। जिसी भी एरिया के अंदर अपन जो भी क्रियाएं करते हैं कृषि से संबंधित, उसे कल्टीवेशन कहते हैं। और ये कल्टीवेशन किसके अंतर्गत आता है, एक प्रकार का ये कल्चर है। कल्चर क्या होता है, जैसे संस्कृति के बारे में अपन बात करें, किसी की पोशाक पहनने की ये संस्कृति होती है, किसी का कल्चर ये, बोलने का कल्चर ये होता है, किसी का रहने का कल्चर ये। उसी कल्चर अपन बात करें तो कृषि से संबंधित जो कल्चर अपन अपनाते हैं एरिया के अंदर, या अपन बात करें, और वो भी किससे संबंधित, उद्यानिकी फसलों के से संबंधित जो कल्चर अपनाएंगे, जो भी एरिया के अंदर अपन बात करें उसके अंदर जो भी कल्चर कल्टीवेशन करेंगे, अपन प्लाऊ चलाएंगे या अपन एरो चलाएंगे, कुछ भी करें उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत, वो कल्चर कहलाता है। और उद्यानिकी यानी कि अपन बात करें उद्यानिकी फसलों की खेती करना क्या कहलाता है, उद्यान विज्ञान कहलाता है। अब एक चीज आप ध्यान रखना है कि सर उद्यान का मतलब होता है गार्डन। आपको पता होना चाहिए उद्यान का मतलब तो सिर्फ गार्डन होता है, और आप बता रहे उद्यान जो होता है वो गार्डन होता है कि उद्यान लगाना, बाग लगाना, यानी आप कहेंगे बाग लगाना। तो एक बात निश्चित रुकना, एक बात मैं आपको बता देता हूं, उद्यान
होर्टस का मतलब होता है उद्यान की फसलों की खेती करना। इस होर्टस का अपन देखें तो सामूहिक रूप से अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं सर, गार्डन क्रॉप का बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? गार्डन क्रॉप बोल सकते हैं। बेटाओ ध्यान रखना लाडलो, क्या बोल सकते हैं इसको? होर्टस से का मतलब ही होता है गार्डन क्रॉप। अब गार्डन क्रॉप कौन सी सर? इस गार्डन क्रॉप के अंदर बाग लगाने के अंदर अपन फ्लोरिकल्चर, अपन बाग लगाते हैं। किसी भी उद्यान के अंदर अपन बात करें बाग लगाते हैं, तो कोई भी बाग लगाने का सिस्टम अपन आगे अपन क्लास के अंदर पढ़ेंगे। बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। बाग लगाने की कोई भी चीज होती है, वर्गाकार बाग लगा दिया, हेक्सागोनल बाग लगा दिया, तो इसमें विभिन्न प्रकार के फ्लोर भी अपन क्या करते हैं? लगाते हैं। विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स भी लगा देते हैं। आपको पता है लेआउट बनाते हैं। तो वो उद्यान की जितनी भी फसलें हैं उनकी जो खेती करते हैं वो सारी किसके अंतर्गत आएगी? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आएगी। अब सर हॉर्टिकल्चर में हम पढ़ेंगे क्या? विज्ञान। आप तो जानते हो विज्ञान का मतलब होता है साइंस, और साइंस एक प्रकार से आर्ट और कला है। यानी कि साइंस किसके अंतर्गत आती है? एक कला और प्रैक्टिकली नॉलेज अपन बात करें, अपन बात करने वाले हैं एक फील्ड का जो नॉलेज होने वाला है, कल्टीवेशन का जो नॉलेज वाला है, एक आर्ट ऑफ कल्चर है। वो आर्ट ऑफ क्या है? साइंस है। और उस साइंस के अंदर उद्यान विज्ञान लग गई, यानी कि गार्डन क्रॉप की जो आर्ट ऑफ कल्चर सीखने वाले हैं वो उद्यान विज्ञान अर्थात हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आती है। ये आपको दिमाग में रहना। अब आपको क्या करना है? केवल और केवल आपको प्रैक्टिकली नॉलेज पर ज्यादा ध्यान देना है। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊं लाडलो, उसी तरीके से आपको पढ़ना है। और निश्चित रूप से आपको ध्यान में रखना है। एक एक चीज को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। और एक्सप्लेन मैंने स्टार्टिंग का एक्सप्लेन आपको अच्छे से बता दिया कि इस तरीके से हम इस एक कल्चर, एक कला के अंदर, साइंस के अंदर, कला के अंदर एक उद्यान की फसलों की कला सीखेंगे, उनको लगाने की कला सीखेंगे, उनका प्रोडक्शन की कला सीखेंगे। मतलब एक प्रकार से हम सारी चीजों को अपन बात करें, जैसे उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें सीखेंगे हम बात करने वाले हैं। मुख्य रूप से अपन बात करें कि सर इनकी जो उद्यान विज्ञान में है, आपने परिभाषा बता दी, लैटिन भाषा का है, विज्ञान की वह शाखा, ये हम बात करें, या कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उद्यानिकी फसलें, उद्यानिकी फसलें कौन सी होगी? जितने भी पोमोलॉजी के अंतर्गत आती है, जितने भी फ्रूट्स आते हैं, जितने भी अपन वेजिटेबल्स आते हैं, जितने भी फ्लावर्स आते हैं, जितने भी मेडिसिन, एरोमेटिक मेडिसिन प्लांट आते हैं, स्पाइसेस मसाले आते हैं, या पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी आती है, सब चीजों के बारे में अपन एक बाय एक अध्ययन करेंगे। जिस तरीके से अपने सिलेबस के अंदर है, सिलेबस के टॉपिक वाइज टॉपिक अपन क्या करेंगे? अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो आपको निश्चित रूप से ये सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं, पहले रसगुल्लो ध्यान से सुनना मेरी बात, कि उद्यान विज्ञान की कौन कौन सी ब्रांच है और उन ब्रांच के अंदर अपन क्या क्या सीखने वाले हैं, कि सर कौन कौन सी ब्रांचें हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं उसी टाइम जिस टॉपिक को पढ़ाऊंगा, यानी कि बात करूंगा कि ये ब्रांच है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, वहीं आपसे बताऊंगा कि प्यारे बच्चों यहां से क्वेश्चन पूछा गया है और ये इस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। हम आज डिस्कस करते चलेंगे, उसी समय क्या करते चलेंगे? डिस्कस करते चलेंगे। ये आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करने वाले हैं, अब अपन क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। तो बात करने में सबसे पहले अपन देखेंगे उद्यान विज्ञान की ब्रांच के बारे में अपन देखेंगे। उद्यान विज्ञान की जो ब्रांच है उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। और वो जो ब्रांच है उस ब्रांच में अपन क्या करने वाले हैं? उस ब्रांच में सबसे पहले ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और सारी चीजें समझ में आने के बाद में अपन बात करने वाले हैं, और वो बात करने वाले हैं उद्यान विज्ञान की ब्रांच, यानी कि उद्यान विज्ञान की शाखाएं। आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश ज्यादा टर्मिनोलॉजी यूज, इंग्लिश और हिंदी टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा मैं। उद्यान विज्ञान की शाखाएं, शाखाओं के बारे में अपन बात करें तो शाखाएं जो होती हैं वो शाखाएं होती है ब्रांच, यानी कि अपन बात करने वाले हैं ब्रांच के बारे में, यानी कि हॉर्टिकल्चर की जितनी भी ब्रांचेज हैं जिनके बारे में अपन क्या करेंगे? अध्ययन करने वाले हैं, उनके बारे में अपन क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो देखो उद्यान विज्ञान की ब्रांच के बारे में अपन बात करें तो निश्चित रूप से अपन इस तरीके से अपन चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इजी से समझ में आ जाए। फर्स्ट रूप से अपन फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखने वाले हैं पोमोलॉजी। पहला जो ब्रांच होता है वो ब्रांच होता है पोमोलॉजी। पहली जो ब्रांच होती है वो कौन सी होती है? पोमोलॉजी होती है। और निश्चित रूप से उसके बाद में अपन पोमोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी जो ब्रांच होती है वो निश्चित रूप से आपके समझ में आने वाली है, और वो जो ब्रांच होती है वो ओलेरी कल्चर होती है। कौन सी होती है? ओलेरी कल्चर होती है। अब सर ये ओलेरी कल्चर में अपन क्या करने वाले हैं? ओलेरी कल्चर के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि ओलेरी कल्चर के अंदर अपन देखेंगे कि सब्जियों का अध्ययन करते हैं। इसमें किसमें करते हैं? सब्जियों का अध्ययन करते हैं। तीसरी जो ब्रांच है मुख्य रूप से अपन देखेंगे तो तीसरी जो ब्रांच है वो फ्लोरिकल्चर है। कौन सी है? आपको पता होना चाहिए। फ्लोरिकल्चर के अंदर अपन किसके बारे में बात करेंगे? पुष्पों के बारे में बात करेंगे, फ्लावर्स के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी। फ्लोरिकल्चर, अब फ्लोरिकल्चर के बारे में अपन बात करेंगे, उसके बाद में फ्लोरिकल्चर के बारे में अपन बात करेंगे,
और ये जो फ्लोरिकल्चर के बाद में अपन पीएसटी के बारे में बात करेंगे, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, यानी कि 4th नंबर की ये। और अपन देखो सर, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी क्या आता है, मुख्य रूप से 4 ब्रांच, लेकिन इनकी सब ब्रांच के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और सब ब्रांच के अंतर्गत अपन देखें तो जो सब ब्रांच होती है इनकी, सब ब्रांचेज जो होती है, उन ब्रांच के बारे में अपन बात करने वाले हैं। वो होती है, पहली ब्रांच अपन बात करें, इधर से एरो करके देख लेते हैं, पहली सब ब्रांच के बारे में अपन बात करें तो इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं स्पाइसिस क्रॉप जो होती है, स्पाइसिस क्रॉप जो होती है वो, और उसके बाद में जो मेडिसिन और एरोमेटिक्स जो प्लांट होते हैं, एरोमेटिक्स और मेडिसिन प्लांट जो होते हैं उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। एरोमेटिक प्लांट्स जो होते हैं या मेडिसिन प्लांट्स जो होते हैं वो, उनके बारे में अपन बात करने वाला है सब ब्रांच के अंदर। और ये सारी चीजों के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, देखो एरोमेटिक्स और स्पाइसेस यानी कि मसाले, यानी कि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं मसाले वाली क्रॉप्स। और अपन बात करें एरोमेटिक्स जो प्लांट्स होते हैं, मेडिसिन प्लांट्स जो होते हैं, जो मेडिसिन वैल्यू जिनकी होती है। पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी फ्लोरिकल्चर के अंदर अपन बात करें तो ये जो होती है फूलों की खेती, अपन बात कर, इसे फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं, फूलों की खेती को कहते हैं। किसको कहते हैं, फूलों की खेती को। तो ध्यान रखना है आपको। तो निश्चित रूप से अपन बात करें पहली ब्रांच के बारे में अपन बात करने वाले हैं, और पहली जो ब्रांच होती है उसे कहते हैं पोमोलॉजी। अब इसको आसानी से समझना है, रफली आपको समझा रहा हूं, भी कुछ नहीं समझा रहा, एक तरीके से रफली आपको समझा रहा हूं कि उद्यान विज्ञान की जो शाखाएं होती हैं उन शाखाओं में सबसे पहले अपन बात करें तो पोमोलॉजी, यानी कि पोमोलॉजी में क्या करते हैं सर, स्टडी ऑफ फ्रूट्स दैट इज पोमोलॉजी। यानी कि कहने का मतलब जिस शाखा में उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें फलों का अध्ययन करते हैं, यानी कि अपन फलों का अध्ययन करते हैं। इसमें किसका अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं। और फलों का जो अध्ययन करते हैं उस फलों के अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन इस तरीके से इस डब्बे में पैक कर देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, उसे क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है स्टडी ऑफ फ्रूट्स अपन बात करें, स्टडी ऑफ फ्रूट्स अपन बात करें तो जो फ्रूट्स की स्टडी की जाती है उन्हें अपन क्या कहते हैं, उस ब्रांच को अपन पोमोलॉजी कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब सर पोमोलॉजी के बाद में दूसरी उद्यान विज्ञान की ब्रांच आती है जिसके अंदर ओलेरीकल्चर का मतलब होता है इसमें वेजिटेबल का अध्ययन किया जाता है। वेजिटेबल का अपन क्या करते हैं, वेजिटेबल की स्टडी करते हैं। वेजिटेबल की स्टडी सर कैसे, वेजिटेबल का मतलब होता है सब्जियों की खेती करते हैं। किसकी खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं। ध्यान रखना, सब्जियों का अध्ययन करते हैं, ध्यान रखना, यानी कि सब्जियों का अध्ययन जिस ब्रांच में करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं वेजिटेबल ओलेरीकल्चर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ओलेरीकल्चर कहते हैं। दूसरी आती है फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती करते हैं, उसमें क्या कहते हैं, फूलों की खेती। और पीएसटी का मतलब क्या होता है सर, पीएसटी का मतलब होता है पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने आपको बता दिया पोमोलॉजी में बहुत सारे आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, लगभग 10 से 11 फ्रूट्स हैं। ग्रेप्स हो गया, सिट्रस वृक्ष हो गए, गवावा हो गया, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, ये जो जितने भी फ्रूट्स हैं इनसे बनने वाले जो परिरक्षित पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि आप बात करने वाले हैं अपन अमरूद से क्या बनती है, अमरूद से जेली बनती है। अमरूद से जो जेली बनेगी वो अपन किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। यानी कि इनको हार्वेस्टिंग करने के बाद में, अमरूद की हार्वेस्टिंग तुड़ाई कर ली अपन ने, तुड़ाई करने के बाद में उनसे क्या उत्पाद बन सकता है और जो उत्पाद बनता है उनका अध्ययन हम पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। यानी कि कहने का मतलब अपन पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के 2% जो परिरक्षित उत्पाद है उनका यूज करते हैं, जेम बनाना, जेली बनाना, सॉस बनाना, केचप बनाना, ये सारे इनके फ्लोरिकल्चर के गुलकंद बनाना, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत सीखने वाले हैं, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के अंतर। इनके जो जिनसे इनके फ्रूट्स जो होते हैं, जो इनके वेजिटेबल्स जो होते हैं, उनसे क्या प्रोडक्ट बनता है इनको हार्वेस्ट करने के बाद में, उस ब्रांच में अध्ययन करेंगे, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। किसके अंतर्गत करेंगे, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के अंदर अपन करने वाले हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें सारे उत्पादों के बारे में अपन क्या करेंगे, बात करने वाले। उसके बाद में सर ये स्पाइसेस जो अपन बात करें, जैसे धनिया आ गया, कोरिएंडर के बारे में बात करें, या अपन बात करें किसी भी जो स्पाइसेस क्रॉप होती है, कोरिएंडर, धनिया जो आ गया, लौंग आ गई, ये जितनी भी स्पाइसेस क्रॉप हैं
वो सब ब्रांच के अंतर्गत अपन हॉर्टिकल्चर के अंदर ही बताने वाले हैं। जैसे कि अपन बात करें तो वो स्पाइसेस खेती, जो स्पाइसेस क्रॉप है उनकी भी अपन इसी में बात करेंगे। और उसके बाद में एरोमेटिक प्लांट या मेडिसिन प्लांट के बारे में बात करें, जैसे कि अपन अश्वगंधा के बारे में बात करें, सफेद मुस्लिम के बारे में बात करें, सनाइकेसिया एंगस्टोफोलिया के बारे में बात करें, विथानिया सोमनीफेरा अश्वगंधा अपन बात करें अश्वगंधा के बारे में, ये सारी मेडिसिन वैल्यू वाली। जैसे कि अपन बात करें सर की, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं आपको यहां बता देता हूं, जैसे आपने सनाई का नाम सुना होगा या सफेद मुसली का नाम सुना होगा। ये जो सफेद मुसली है ये क्या करती है, दूसरी शिलाजीत के नाम से, जिसकी मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक जो दवाएं होती है, आयुर्वेदिक जो दवाएं होती है या अपन अंग्रेजी जो दवाएं होती है उनमें भी बहुत ज्यादा यूज होता है। इनके कई जड़ के पार्ट काम में आते हैं, कहीं के लीफ, जैसे अफीम है, अफीम नार्कोटीन के रूप में अपन बात मोर्फिन पाया जाता है, तो उसमें कई दवाएं जो होती है, मेडिसिन वैल्यू जो होती है, बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती है, चाहे वो आयुर्वेदिक के हो या चाहे अपन इंग्लिश दवाई हो, उनके द्वारा इनका जो पार्ट होता है नार्कोटीन, मार्फिन जो आता निकलता है लेटेक्स से, यानी कि अपन बात करें तो अश्वगंधा से, तो ये अफीम के बारे में, विथानिया सोमनीफेरा या अपन अश्वगंधा के बारे में बात करें तो उनसे जो चीजें निकलती है उनके मेडिसिन में बहुत ज्यादा यूज है। तो मेडिसिन वैल्यू वाले जितने भी प्लांट है उनके भी इसी ब्रांच में अपन क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक उद्यान विज्ञान में हमारे को 5 चीजें मुख्य रूप से पढ़नी पड़ेगी, यानी कि इनके 5 ब्रांच है, 4 मुख्य ब्रांच है जो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में दे रखी है। पोमोलॉजी भी पढ़ेंगे, ओलेरिकल्चर भी पढ़ेंगे, फ्लोरिकल्चर भी पढ़ेंगे, और इनसे उत्पादों के बारे में भी अपन जो जैम, जेली, मुरब्बा कैसे बनता है, मार्मलेड, कोरिडियल कैसे बनता है, इन सारी चीजों के परिरक्षित क्या होता है, कैसे परिरक्षित सिद्धांत कौन से होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डिब्बाबंदी क्या होती है, इन सारी चीजों के, स्पाइसेस में जितनी भी स्पाइसेस क्रॉप है उनके बारे में बात करने वाले हैं। एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में अपन बात करें तो एरोमेटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके बारे में अपन क्या करेंगे, मेडिसिन वैल्यू जिनकी है, जिनके द्वारा मेडिकल के क्षेत्र में अपन बात करें तो बहुत ज्यादा योगदान होता है। जैसे सफेद मुसली हो गया, अफीम हो गया, सनाय हो गया, ये सारी मेडिसिन प्लांट्स के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो एलोवेरा हो गया, ये सारी क्या है, मेडिसिन प्लांट है। इसबगोल हो गई, प्लांटेगो ओविटा, तो इस एरोमेटिक मेडिसिन प्लांट के बारे में भी इसी में अपन क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला टॉपिक अपन किसके बात करने वाले हैं, पोमोलॉजी के अंतर्गत बात करने वाले हैं। पहले स्टार्टिंग में इसको पढ़ेंगे। पोमोलॉजी कंप्लीट करने के बाद में आपके सिलेबस बाय टॉपिक कितने फ्रूट दे रखे हैं, बेसिक पोमोलॉजी क्या है, उनको अपन टॉपिक बाय टॉपिक करने वाले हैं। ओलेरिकल्चर पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में ओलेरिकल्चर पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद में तीसरे नंबर की फ्लोरिकल्चर पढ़ेंगे, और उसके बाद में पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, उसके बाद में कुछ स्पाइसेस और कुछ मेडिसिन प्लांट के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो ये एक बेसिक चीज ही मैंने आपको बता दी कि इस तरीके से इस सीडी नुमा अपन बात करने वाले हैं। इस सीडी से इस तरीके से एक सीडी चढ़ेंगे, उसके बाद में दूसरी के बाद में तीसरी, तो अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश करेंगे। और निश्चित रूप से वादा है आपसे मेरा, आप ध्यान रखना, नोटबुक अपने पास में रखना, जो लेटेस्ट चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेटेस्ट डाटा भी आपको मैं बताने वाला हूं, और जो अभी उद्यान विज्ञान में जो चीजें चल रही हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो आप अपने हाथ में पेन रखना, कॉपी रखना, और निश्चित रूप से आप क्या करना है, एरो कर करके एक शानदार तरीके के आपको नोट्स बनाने हैं। और बहुत सी चीजें आपको पीडीएफ तो मिल जाएगी नोट्सों की, लेकिन बहुत सी एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बताऊंगा उस चीज में जो उससे रिलेटेड होगी, लेकिन उसको आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना, ये सारी चीजें अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दी एक रफली तरीके से, आई होप को आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट चीज पे। सबसे पहले अपन पोमोलॉजी लेंगे, किसके बारे में बात करने वाले हैं, पोमोलॉजी, उसके बाद में ओलेरिकल्चर बात करेंगे, उसके बाद में फ्लोरिकल्चर, और उसके बाद में पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। अब बात करने वाले हैं किसके बारे में, अपन बात करने वाले हैं पोमोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे पहली ब्रांच जो है, अपनी पहली ब्रांच जो है वो है पोमोलॉजी। और पोमोलॉजी के बारे में अपन बात करें तो निश्चित रूप के आपसे समझ में आ जाना चाहिए। और पोमोलॉजी का मतलब आपको पता है, इसका मतलब होता है, आपको पता है, फलों की खेती करना। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है फलों की खेती करना, फलों की खेती करना। फलों की खेती करना क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। अब देखो, इसको अपन इस तरीके से डिवाइड करने वाले हैं, और डिवाइड में अपन इस तरीके से देखेंगे तो एक चीज अपन ध्यान में रखना, एक चीज इस तरीके से लिखना, इसको निकालते हैं, देखो खोल के समझने की, निकाल के समझ, पोम शब्द लिया गया, एक पोम और एक लॉजी। ध्यान से समझना मेरी बात, अच्छे से समझना। देखो पोम प्लस लॉजी,
इस पोम का मतलब होता है, इस पोम का मतलब होता है, इस पोम का मतलब अपन देखें तो इस पोम का मतलब होता है, इसका मतलब होता है फ्रूट। इसका मतलब क्या होता है? फ्रूट्स, अर्थात फ्रूट्स का मतलब होता है फल। फ्रूट्स का मतलब क्या होता है? फल। पोम शब्द का मतलब होता है फ्रूट्स, और फ्रूट्स का मतलब हिंदी अर्थ बात करें तो फल होता है। इस लोजी शब्द का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना। लोजी का मतलब होता है अध्ययन करना, और लोजी शब्द लगा हुआ है कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। निश्चित रूप से आपको अच्छे से समझना है। अब ये पोम शब्द कौन सी भाषा का है? ये भाषा का है लैटिन भाषा का। अब सर हम बात करने वाले हैं, अपन आराम से बेसिक से बात करने वाले हैं, यानी कि पोमोलॉजी को हम दो भागों में बांटे हैं। तो पोम प्लस लॉजी दो भागों से मिलकर बना होता है, पोम प्लस लॉजी। ठीक है सर। तो पोम प्लस लॉजी मतलब एक तो लैटिन भाषा से मिलकर बना हुआ है और एक ग्रीक भाषा से मिलकर बना हुआ है। एक लैटिन भाषा से और एक ग्रीक भाषा से, दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो सर यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और निश्चित रूप से कैसा क्वेश्चन पूछा गया है देखो स्क्रीन पर एक बार अच्छे से देखना, बोर्ड पे अच्छे से देखना। उसने पूछा कि पोमोलॉजी शब्द किससे मिलकर बना हुआ है? पोमोलॉजी शब्द किससे मिलकर बना हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि पोमोलॉजी जो शब्द है, ये जो पोमोलॉजी शब्द है, ये किससे मिलकर बना है? किससे मिलकर बना है? अब एग्रीकल्चर के पास एक ट्रिक है, सीधी सी ट्रिक। क्या है वो ट्रिक? ये जानते हैं कि लॉजी शब्द लगा हुआ है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, और कल्चर शब्द जिसके अंत में लगा हुआ है वो लैटिन भाषा का। कैसे ट्रिक लगा रखी है? बहुत सारे टीचर बताते रहते हैं लॉजी लगा हुआ है, आप लोग लॉजी लगा हुआ है अंत में ग्रीक भाषा का होगा, कल्चर लगा हुआ है लैटिन भाषा का होगा। ये ट्रिक बताते हैं टीचर, बहुत सारे टीचर ऐसे बताते हैं। लेकिन यहां पर देखो अपन, तो ये चीजें जो ट्रिक बताते हैं वो ट्रिक क्या होती है? नाकाम होती है, क्योंकि आप वो ट्रिक काम नहीं करने वाली। तो निश्चित रूप से कई ऐसी ट्रिक बना के जो टीचर बताते हैं वो कई क्या करते हैं? कंफ्यूज करने वाली होती है। करें कि पोमोलॉजी, लॉजी शब्द लगा हुआ है तो इसका मतलब ये ग्रीक भाषा का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ग्रीक भाषा का नहीं है, क्योंकि पोम अलग है और लॉजी अलग है। पोम लैटिन से लिया गया है, लॉजी ग्रीक से लिया गया है। तो वहां पर एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन, पोमोलॉजी शब्द मिलकर बना हुआ है, और पहला ऑप्शन आ गया आपके ग्रीक। ध्यान रखना, पहला ऑप्शन ग्रीक आ गया, दूसरा ऑप्शन उसने लैटिन दे दिया, तीसरा ऑप्शन दे दिया एक और दो दोनों, एक और दो दोनों, और नन ऑफ दीज। अब स्टूडेंट ने क्या किया? स्टूडेंट का चीज ये रटी हुई थी कि लॉजी शब्द लगा हुआ है ग्रीक कर दो, कल्चर शब्द लगा हुआ है लैटिन लगा दो। अब स्टूडेंट को कंफ्यूज हुआ, लॉजी शब्द देखा और उसने फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट जिनका बेसिक अच्छे से क्लियर है, जो अच्छे जानते हैं इन चीजों को, जिन टीचरों ने एक्सप्लेन अच्छे से कर रखा है, अच्छे से बता रखा है, निश्चित रूप से उनका तो कोई गलत होने वाला क्वेश्चन है। और जो चीज ट्रिक बना बना के फटाफट अपन फास्ट चलने वाले होते हैं, निश्चित रूप से उनका वहां से क्वेश्चन कंपटीशन में गलत होगा। और एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है बहुत पीछे चले गए। आपको मैं बता देता हूं, कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम हो, एनीवे कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम, यदि हमारा एक क्वेश्चन वहां पे गलत होता है हमारी मेन सब्जेक्ट के अंदर, तो निश्चित रूप से इस 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे उसकी दौड़ से लगभग हम 10,000 नीचे चले जाते। मतलब होता है एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 5 से 10,000 के स्टूडेंट के नीचे आ जाता है अपनी रैंक। तो निश्चित रूप से हर क्वेश्चन का बहुत ज्यादा महत्व, आपको यह सोच के जाना है एग्जाम में, इतना ज्यादा महत्व है कि हर एक क्वेश्चन हमारा सिलेक्शन करवाएगा, हर एक क्वेश्चन हमारे को सिलेक्शन करवाएगा। यदि आपको नहीं आता तो उसको नहीं छेड़ना, आपको नहीं करना है, माइनस मार्किंग आपको नहीं करनी है। तो ग्रीक शब्द करके आ गए, जबकि मैं आपको बताऊं इसका जो आंसर होगा एक और दो दोनों होगा। बहुत सारे तो ध्यान रखना, क्यों होगा? क्योंकि पोम जो है वो पोम शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है, और लॉजी किस भाषा का है? ग्रीक। तो ध्यान रखना, पोमोलॉजी ग्रीक और लैटिन दोनों भाषाओं से मिलकर बना होता है। तो निश्चित रूप से ज्यादातर अपन देखें तो दोनों भाषाओं से मिलकर बना है। सर दूसरी चीज आ गई कि यदि वो वहां पर लैटिन दोनों नहीं है, एक और दो दोनों नहीं है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करें? उस कंडीशन में अंत में जो लॉजी शब्द लगा हुआ है उसी को सर्वमान्य माना जाता है, यानी कि ग्रीक भाषा को ही सर्वमान्य माना जाता है। लेकिन एक और दो दोनों आ गए ऑप्शन में, तो एक और दोनों आपको टिक करके आने हैं। अगर एक और दो ऑप्शन में नहीं आते हैं तो आपको प्रेफरेंस देनी है ज्यादा, लैटिन से ज्यादा ग्रीक भाषा को प्रेफरेंस देनी है, और वो आपको टिक करके आना है। निश्चित रूप से आपको अच्छे से समझ में आ गया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो इस तरीके से अपन बात करनी है, और इस तरीके से जो बात हो गई ये सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करेंगे, अब अपन इसको डिटेल से देखने वाले हैं, और डिटेल से अपन देखेंगे, और डिटेल से क्या देखने वाले हैं। देखो, पोम का मतलब होता है फ्रूट्स। डिफाइन द फ्रूट्स। सर फ्रूट्स क्या होते हैं? आपने सुना होगा कोई भी फ्रूट्स डेवलप होता है वो कैसे डेवलप होता है। आपने जब भी बोटनी का क्लासिफिकेशन बोटनी पढ़ी होगी, बोटनी में एंजियोस्पर्म बड़े होंगे, या आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा। प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब अपन पढ़ते हैं कि उसमें एम्ब्रियो कैसे बनता है, बीजांड कैसे बनता है, बीजांड के बाद फ्रूट कैसे डेवलप होता है। तो निश्चित रूप से अपन एक फ्रूट्स के बारे में बात करें तो फ्रूट कहते किसे हैं? सर नॉर्मल सी भाषा में फ्रूट्स उसे कहते हैं जिसे हम अपन बात करें जिसको में मिनरल्स पाए जाए, विटामिन पाए जाए, जिनको हम खाते हैं, और उन्हें अपन क्या कहते हैं? जिनमें भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिनरल्स हो, विटामिन हो, और अपन बात करें तो बहुत सारी चीजें हो, कुछ न्यूट्रेंट हो उसमें, तो वो सारे क्या कहलाते हैं? वो फ्रूट्स कहलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, फ्रूट्स मेच्योर जो एम्ब्रियो अपन बात करें, मेच्योर जो अपन बात करें ओवल्स जो होता है, दो चीज होती है, ध्यान रखना। इस तरीके से आपको जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो ये एक तरीके का अपन देखें तो इस तरीके से अपन देखें तो ये जो होती है ये प्राग नलिका होती है, इधर प्राग नलिका, और यहां पे स्टिग्मा होता है, और स्टिग्मा पर यहां पर आपको कोशिकाएं दिखाई देती है, द्विगुणित कोशिकाएं दिखाई देती है, और यहां पर अपन बात करें जो प्रागगण होते हैं गिरते हैं, नीचे गिरते हैं, और नीचे गिरने के बाद में एक चीज डेवलप होती है, डेवलप ऑफ एम्ब्रियो अपन बात करें। एक तो बीज अपन बात करें, एक तो ओवरी डेवलप होती है और एक होती है ओवल्स डेवलप्ड होते हैं। तो जो ओवरी डेवलप्ड होती है, यहां पे ओवरी जो डेवलप हुई, ओवरी क्या होती है? डेवलप होती है, यानी कि अपन बात करें ओवरी क्या हो गई? विकसित हो गई। तो विकसित का मतलब मेच्योर हो गई। विकसित का मतलब क्या हो गया? मेच्योर हो गई। यानी कि ओवरी जब मेच्योर होती है, ओवरी जब मेच्योर होती है तो इस कंडीशन में फल का यानी कि फ्रूट्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? फ्रूट्स का निर्माण होता है। तो फ्रूट्स बनता है, और फ्रूट्स बनेगा। फ्रूट्स किसका मतलब? ओवरी जब मेच्योर होगी, विकसित होती है, इस कंडीशन में फ्रूट्स बनता है, और इस कंडीशन में अपन बात करने वाले हैं, और इस कंडीशन में देखो इस तरीके से अपन बात करने वाले हैं, और ये जो होता है एक बनता है, यहां पे एक बनता है ओवल्स बनता है, यानी कि एक बनता है बीजांड बनता है, और बीजांड से क्या बनता है? बीजांड से बनेगा बीज बनेगा। क्या बनेगा? बीज बनेगा, यानी कि सीड मेच्योर होंगे। क्या होंगे? सीड मेच्योर होंगे। तो ये सारी कंडीशन अपन सीखने वाले हैं। यानी कि कहने का मतलब आप इस तरीके से कह सकते हो कि इस तरीके से मैंने एक डायग्राम बनाया, यहां पे बीजांड बनता है, और इस बीजांड से सीड मेच्योर होता है, सीड विकसित होता है, और यहां पे ओवरी डेवलप जो होती है, उस ओवरी डेवलप जो होती है यानी ओवरी मेच्योर होती है, वो मेच्योर ओवरी किसमें बदलती है? फ्रूट्स के अंदर, और फ्रूट्स बनने के बाद में उसमें जो सीड डेवलप होते हैं वो बीजांड से बनते हैं। तो इस तरीके से परिपक्व ओवरी से फ्रूट्स का डेवलप निर्माण होता है, तथा उसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो मुख्य रूप से शरीर के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं? फल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? फल कहते हैं। और इस पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? फलों का अध्ययन करने वाले हैं। किसका अध्ययन करने वाले हैं? फलों का अध्ययन करने वाले हैं। तो ये आपको सारी चीजें इसके अंतर्गत बताएंगे। किसके अंतर्गत? पोमोलॉजी के अंतर्गत बताएंगे। यानी कि अपन बात करने वाले हैं कि इस पोमोलॉजी में अपन कौन कौन से फ्रूट्स का अध्ययन करने वाले हैं। अब फ्रूट्स के अंतर्गत अपन बात करने वाले हैं, फ्रूट्स के अंतर्गत कुछ रिसर्च अनुसंधान के अंदर, कुछ नेशनल सेंटर अपन बात करेंगे कौन कौन से फल आएंगे। सर तो आपके सिलेबस में दे रखा है, एक तो आम दे रखा है, अपन बात करें एक, उसके बाद में अपन बात करें बनाना, केला दे रखा है, और उसके बाद में अपन बात करें सीट्रस वर्ग के जितने भी होते हैं, सीट्रस वर्ग के जितने भी होते हैं, यानी कि नींबू वर्गीय जितने भी होते हैं। नींबू वर्गीय में कौन कौन से आ गए? नींबू वर्गीय में अपन बात करने वाले हैं। और नींबू वर्गीय में अपन बात करें तो नींबू वर्गीय में जैसे संतरा आ गया, माल्टा आ गया, लाइम आ गया, नींबू आ गया, लाइम आ गया। और उसके बाद में अपन बात करें अनार के बारे में बात करें, पोमग्रेनेट के बारे में बात करें, गवावा के बारे में बात करें, और ये अपन बात करने वाले हैं ग्रेप्स के बारे में बात करें। ये जितने भी जैसे अपन डेटपाम के बारे में, खजूर के बारे में बात करें, जो भी राजस्थान के क्लाइमेट में सुटेबल होने वाले हैं, यानी कि उष्ण और उपोष्ण जलवायु जो राजस्थान की होती है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जलवायु राजस्थान की होती है प्यारे बच्चों, उन जलवायु में सर्वाइव करने वाले हैं जितने भी फ्रूट्स हैं, लगभग 8 से 9 फ्रूट्स अपने इसमें दे रखे हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस। उनको डिटेल से पढ़ेंगे। उनको डिटेल से पढ़ने से पहले पोमोलॉजी की बेसिक जितने भी चीजें हैं, और उनको डिटेल से पढ़ेंगे कौन सी ब्रांच में? पोमोलॉजी ब्रांच में पढ़ेंगे। यानी कि स्टडी ऑफ फ्रूट, जितने भी फलों का अध्ययन अपन को करना है, जितना भी बेसिक फलों का अध्ययन करना है,
वो इस पोमोलॉजी के अंतर्गत ही करना है। यानी कि अपन जितना भी फ्रूट्स के बारे में स्टडी करेंगे, जितने भी फ्रूट्स के रिसर्च स्टेशन है, नेशनल रिसर्च सेंटर है, या अपन इनके जितने भी आर्थिक महत्व है, इंपोर्टेंस है, उन सारी चीजों के बारे में, बेसिक हॉर्टिकल्चर की चीजों के बारे में अपन पोमोलॉजी के अंतर्गत ही पढ़ने वाले हैं। तो अब अपन इन आम, केला, सीट्रस, माल्टा, डेट पाम, जितने भी आर नो ग्रेप्स, इन सारी की स्टडी एक बार बाद में करेंगे। पहले अपन बेसिक पढ़ेंगे सारा हॉर्टी पोमोलॉजी की जितनी भी, और पूरा पोमोलॉजी होने के बाद में, पूरे फ्रूट्स की बेसिक होने के बाद में, बेसिक पोमोलॉजी होने के बाद में बेसिक ओलेरीकल्चर पढ़ेंगे, सब्जियों की खेती पढ़ेंगे, उसके बाद में फ्लोरिकल्चर पढ़ेंगे और उनसे बनने वाले उत्पादों के बारे में बात करने वाले हैं। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो कुछ इसके नेशनल रिसर्च सेंटर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहले बेसिक बाद में पढ़ेंगे। पहले पोमोलॉजी से रिलेटेड नेशनल रिसर्च सेंटर जो हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। और निश्चित रूप से रसगुल्लो, मेरा ध्यान रखना, रसगुल्लो वहां से एग्जाम में क्वेश्चन टपकेगा, और कैसा क्वेश्चन टपकेगा उसके बारे में भी अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। दिल थाम के बैठ जाना। अपन अगला जो टॉपिक होगा, वो जो टॉपिक होगा, ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई। अगला टॉपिक होगा अपना राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के अंदर अपन बात करेंगे फ्रूट से संबंधित, अपन बात करने वाले हैं। फ्रूट का स्टडी कर रहे हैं पोमोलॉजी में, फ्रूट से संबंधित बात करेंगे, यानी कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, वो भी पोमोलॉजी के अंतर्गत अपन बात करेंगे। तो अपना जो फर्स्ट टॉपिक है बेसिक पोमोलॉजी में, राष्ट्रीय, अब देखो राष्ट्रीय अपन बात करें राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के अंदर, अभी अभी अपन बात करेंगे राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और संस्थान, इधर लिख देता हूं संस्थान। ये अपना टॉपिक होगा, और इस टॉपिक में आपको बेसिकली क्या क्या बताऊंगा कि नेशनल रिसर्च सेंटर, अपन इसको शॉर्ट में बोलते हैं एनआरसी। आप लिखते रहना, एनआरसी बोलते हैं इसको, अच्छे से लिखते रहना, एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर लिखते हैं। अब नेशनल रिसर्च सेंटर कौन सा, जैसे अपन बात करें नींबू का नेशनल रिसर्च सेंटर कहां पे है, पहला अपन बात करने वाले हैं। जैसे कि अपन बात करें कि सर नींबू का नेशनल रिसर्च सेंटर कहां पे है, अपन फर्स्ट नेशनल रिसर्च सेंटर के बारे में बात करें, और पहला है नींबू वर्गीय, अपन बात करेंगे नींबू वर्गीय जो होते हैं। और नींबू वर्गीय में कौन से होता है, जैसे लाइम आ गया, एसिड लाइम जो आ गया, संतरा आ गई, स्वीट ऑरेंज इसको बोलते हैं, माल्टा आ गया, बहुत सारे नींबू वर्गीय होते हैं। मुख्य रूप से मैं 3 आपको बता रहा हूं, उसका रिसर्च सेंटर अपन बात करें, या नींबू अपन बात करें तो ओनली फॉर लाइम का देख सकते हैं, या अपन इस तरीके से देखें तो अपन इस तरीके से एक एक का देख सकते हैं, एक एक का भी अपन लिख सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो। तो आप एक एक का भी देख सकते हो, जैसे एक एक का देख लें अपन, एक एक का देखते हैं। जैसे नींबू का है, ये नींबू का रिसर्च सेंटर कहां पे है, आपको ये याद रखना है कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सिट्रस के बारे में अपन बात करें तो वो नागपुर महाराष्ट्र में है। कहां पर है, एक याद रखना, नागपुर महाराष्ट्र में है। कहां पे है, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। ये आपको याद रखना है। आपको ज्यादातर ये चीजें मैं लिखा रहा हूं, आप लिखते रहना कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ नींबू सिट्रस के बारे में बात करें, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सिट्रस, यानी कि एनआरसीएस अपन बात करें, यहां पे लिख सकते हैं एनआरसीएस ऑफ सिट्रस। और ये जो सिट्रस का है वो कहां पर है, नागपुर महाराष्ट्र में है। कहां पे है, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद में अपन बात करें कि सर काजू के बारे में बात करें तो काजू का नेशनल रिसर्च सेंटर कहां पर है, काजू का अपन बात करें तो काजू का नेशनल रिसर्च सेंटर कहां पर है, वो है अपन बात करें पुतीर, एक कर्नाटक में एक जगह है पुतीर, और वहां पे पुतीर, और ये कहां पर है, कर्नाटक के अंदर है। कहां पर है, कर्नाटक में। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं, उसके बाद में अपन देखने वाले हैं, और वो जो चीजें देखने वाले हैं उसके अंदर अपन देखेंगे अब आगे अपन देखेंगे पुतीर हो गया। उसके बाद में अपन देखेंगे लीची का कहां पर है, मुजफ्फर बिहार के अंदर। अपन बात करने वाले किसके बारे में, लीची के बारे में। और लीची का कहां पर है, लीची का कहां पर है, अपन लीची का देखें तो लीची का अपन देखें तो
मुजफ्फरपुर ये कहां पर है? बिहार के अंदर है। कहां पर है? बिहार में। मुजफ्फरपुर के बारे में अपन बात करने वाले हैं, और मुजफ्फरपुर ये अपन बात करें और मुजफ्फरपुर के बारे में अपन बात कर रहे हैं, लीची का है। और उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं अनार का। और अनार का जो है वो कहां पर है? अनार का जो है वो कहां पर है? अनार का जो अपन बात करने वाले हैं वो है सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर है? सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर। सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर वो कहां पर है? सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर है। और उसके बाद में अपन बात करने वाले प्याज और मशरूम का देख लेते हैं। एक बार किसका देख लेते हैं? मशरूम का देख लेते हैं। और मशरूम का कहां पर है? यानी कि अपन मशरूम की भी खेती हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत ही करते हैं। और मशरूम का कहां पर है? सोलन हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? सोलन हिमाचल प्रदेश में। और सोलन कहां पर है? एचपी हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद में अपन देखेंगे प्याज और लहसुन का। अपन देखें प्याज और लहसुन के बारे में अपन बात करें, प्याज और वह लहसुन, गार्लिक जो है, प्याज और लहसुन के बारे में अपन बात करें तो ये क्या पर है? नासिक महाराष्ट्र में है। कहां पे है? नासिक महाराष्ट्र में है। ध्यान रखना कहां पर है? नासिक महाराष्ट्र में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप इनका इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है, ध्यान रखना। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ नींबू नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ काजू पुतीर कर्नाटक के अंदर है। कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। लीची का नेशनल रिसर्च सेंटर कहां पर है? मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर है। आपको अनार का नेशनल रिसर्च सेंटर कहां पर है? सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर है। नेशनल रिसर्च सेंटर मशरूम सोलन हिमाचल प्रदेश में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ गार्लिक और ओनियन कहां पर है? वो है आपका नासिक महाराष्ट्र में। वो कहां पे है? आपका नासिक महाराष्ट्र में है। कहां पे है? नासिक महाराष्ट्र में है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं अगला जो रिसर्च सेंटर है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। और वो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे बात करने वाले हैं अगला जो नेशनल रिसर्च सेंटर है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। और वो कौन सा है? अपन बात करने वाले हैं केले एनआरसीएस के बारे में अपन बात चल रही है। एनआरसी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। और पहला जो है वो कौन सा है? बनाना के बारे में अपन बात करने वाले हैं। किसके बारे में? केला के बारे में। और केला का नेशनल रिसर्च सेंटर कहां पर है? केला का आपको पता होना चाहिए नेशनल रिसर्च सेंटर कहां पर है? तिरची तमिलनाडु के अंदर है। कहां पर है? तिरची एक जगह है। और तिरची कहां पर पड़ती है? तमिलनाडु के अंदर पड़ती है। तिरची कहां पर पड़ती है? तमिलनाडु के अंदर पड़ती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना, ये यहां से एग्जाम में सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको बता देता हूं, डिनोट कर देता हूं कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ बनाना, ये देखो एनआरसीएस का मतलब होता है नेशनल, एन का मतलब होता है नेशनल, और आर का मतलब होता है रिसर्च, और सी का मतलब होता है सेंटर। एनआरसीएस का मतलब होता है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ बनाना। कहां पर है? तिरची तमिलनाडु। ध्यान रखना तिरची कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है। तो ध्यान रखना उसका जो रिसर्च सेंटर कहां पर है, केले का रिसर्च सेंटर कहां पर है? नेशनल रिसर्च सेंटर तिरची तमिलनाडु के अंदर है। ये एग्जाम में आपके पूछा गया है। उसके बाद में बीजी मसाला के बारे में बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। और दूसरा जो पूछा गया है वो भी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, यहां पे एरो करके आपको बता रहा हूं, वो भी बहुत बार पूछा गया है। बीजी मसाला, कौन सा मसाला? बीजी मसाला। और बीजी मसाला के बारे में अपन बात करें तो बीजी मसाला जो है वो कहां पर है? आपने सुना होगा बीजी मसाला इसलिए बार बार पूछा जाता है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सीड स्पाइसेस। आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का यूज कर रहा हूं, आपको यहां पे हिंदी में दिखाई दे रहा है। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सीड स्पाइसेस यानी कि बीजी मसाला जो होते हैं उनका रिसर्च सेंटर अपने राजस्थान में ही है। और राजस्थान में होने की वजह से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये राजस्थान में नहीं है, भारत के तमिलनाडु राज्य में है, और ये राजस्थान में है। और राजस्थान की कौन सी जगह? एक तबीजी जगह है। कौन सी जगह है? तबीजी। और तबीजी कहां पर है? अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सीड स्पाइसेस राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के अजमेर जिले में। और अजमेर जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है तबीजी। वहां पर आपको पता होना चाहिए, जो ब्यावर रोड चलती है वहां पर एक गांव पड़ता है तबीजी, वहां पे बीजी मसाला नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सीड स्पाइसेस स्थित है। तो ये बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद में
जो राजस्थान के हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल रिसर्च सेंटर 2-3 राजस्थान के आएंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर का अपन बात करें तो तीसरे नंबर का अपन देखें तो वो है तीसरे नंबर का अंगूर, यानी कि अपन बात करें ग्रेप्स के बारे में, अंगूर के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और अंगूर का जो ग्रेप्स यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ग्रेप्स, बार बार आपको बता रहा हूं, एनआरसीएस का मतलब होता है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ, जैसे मैंने फ्रूट्स का नाम ले लिया बनाना तो बनाना हो गया, जैसे मैंने सीड स्पाइसेस के लिए तो सीड स्पाइसेस हो गया, जैसे मैंने ग्रेप्स ले लिया तो ग्रेप्स हो गया। तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स के बारे में अपन बात करें तो ग्रेप्स वाला कहां पे है सर, तो ग्रेप्स के बारे में आपको ध्यान रखना पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर है, पुणे महाराष्ट्र, ये कहां पर है, पुणे महाराष्ट्र में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं खजूर, डेट पाम के बारे में। खजूर को क्या बोलते हैं, फोनिक्स डेक्टिलियोफेरिया यानी डेक्टिलोफेरिया, यानी कि इसको बोलते हैं डेट पाम। और डेट पाम का रिसर्च अपन बात करें, नेशनल रिसर्च सेंटर जो है वो राजस्थान में है और राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। ध्यान रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा राजस्थान के बीकानेर यानी कि खजूर जो होता है शुष्क राज्यों में, अपन शुष्क जिलों में ज्यादा होता है, बीकानेर जैसलमेर, तो जो बीकानेर में सबसे ज्यादा खजूर होते हैं, तो वहां पे नेशनल रिसर्च सेंटर खोला गया है। तो ध्यान रखना, फोर्थ नंबर का अपन बात करने वाले हैं और वो है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ खजूर के डेट पाम के बारे में। पहले वाले मैंने बात कर ली है, वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो खजूर के बारे में अपन बात करने वाले हैं, डेट पाम के बारे में बात करने वाले हैं। और डेट पाम का कहां पर है, बीकानेर कहां पर है, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, बीकानेर के नाम सुना होगा। तो बीकानेर कहां पर है, बीकानेर कहां पर है, राजस्थान में है। और बीकानेर कहां पर है, राजस्थान में है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बीकानेर में है। कहां पर है, बीकानेर में है। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेशनल जो रिसर्च सेंटर है जो फ्रूट से रिलेटेड है, सारों के बारे में मैंने बात कर ली है। आपको एक एक केला का बता दिया, दो इंपोर्टेंट है, एक तो बीजी मसाला इंपोर्टेंट है, एक खजूर इंपोर्टेंट है और एक केला, क्योंकि ये बार बार एग्जामों में इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि जो राजस्थान में जो नेशनल रिसर्च सेंटर हुआ है और ये राजस्थान लेवल की यानी कि राज्य लेवल की एग्जाम है, जो ज्यादा एग्जामिनर का फोकस यहां पर होते हैं कि नेशनल रिसर्च सेंटर जो है वो राजस्थान के रिलेटेड कौन कौन से हैं। तो वो एक तो आपको सीडी स्पाइसेस जो हैं, सीड स्पाइसेस हैं सेवर भरतपुर, सॉरी अपने बात करें तबीजी राजस्थान अजमेर में है। और अपन डेट पाम के बारे में बात करें तो बीकानेर राजस्थान में है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। एनआरसीएस मैंने आपको अच्छे से बता दिया, इस नोट्स की आपको पीडीएफ अच्छे से मिल जाएगी। तो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्रों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सर ये जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है उसके बारे में एक चीज ध्यान रखना, यानी कि जैसे डेट पाम का है, आप इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये रिसर्च जो स्टेशन है, सेंटर है, नेशनल रिसर्च सेंटर क्यों खोले जाते हैं, क्योंकि नेशनल रिसर्च सेंटर यानी कि जहां पर उसकी व्यापकता ज्यादा होती है, प्रोडक्शन उत्पादन वहां पर वो उग सकता है, वहां उस सुटेबल क्लाइमेट है, तो वहां पर ही रिसर्च सेंटर खोले जाते हैं। क्योंकि उनको उस खेती को उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए रिसर्च नेशनल लेवल के रिसर्च सेंटर खोले जाते हैं, क्योंकि वहां पर उसकी व्यापकता ज्यादा है, वहां पर वो जो फ्रूट्स है या अपन बात करें वो जो फ्रूट्स है वहां पर ज्यादा उत्पादन हो रहा है। तो नेशनल लेवल के रिसर्च सेंटर भी वहीं खोले जाते हैं, जिनका काम है उन जो फ्रूट्स है उनको बढ़ावा देना, उनको आगे तक पहुंचाना, किसानों को अवगत कराना, नेशनल लेवल तक उनकी बात करना, नेशनल लेवल के उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, ये सारी चीजें नेशनल रिसर्च सेंटर का होता है। इसलिए वहां पर एक पर्टिकुलर से रिसर्च इंस्टीट्यूट, जितने भी रिसर्च काम होते हैं, जितने भी अनुसंधान कार्य होते हैं उस फ्रूट से रिलेटेड, वो सारे उस नेशनल रिसर्च अनुसंधान के अंतर्गत ही होते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर के अंतर्गत। जैसे खजूर में कोई भी अपन को रिसर्च करना है राजस्थान में या नेशनल लेवल पर, तो नेशनल लेवल पर जिसकी उत्पाद है सबसे ज्यादा, क्योंकि जहां पर ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा खजूर होंगे, वहां पर वो सारी चीजें ज्यादा मिलेगी ना, तो उसका जो सेंटर भी वहीं खोला जाता है। और इसीलिए उसका जितने भी रिसर्च के संबंधी, अनुसंधान के संबंधी कार्य होते हैं ज्यादा नेशनल लेवल के, इंडिया लेवल के जो होते हैं वो राजस्थान के अंदर होते हैं, राजस्थान के बीकानेर जिले में जहां स्थित है वहीं सबसे ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर दी कि रिसर्च जो सेंटर होता है उसका क्या, अपन का क्या है इंपोर्टेंस है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझा दी है मैंने। आगे अपन बात करने वाले हैं और आगे की अपन देखेंगे, आगे अपन क्या सीखने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण संस्थान के बारे में भी अपन बात करने वाले हैं और महत्वपूर्ण संस्थान के बारे में अपन देखें तो महत्वपूर्ण संस्थान के बारे में, उसके बाद में कुछ इंपोर्टेंस के बारे में अपन बात करेंगे। देखो इंपोर्टेंस के बारे में अपन बात करेंगे, ये तो कुछ रिसर्च सेंटर हो गए। रिसर्च सेंटर के बारे में क्योंकि मुझे पहले बताना, स्टेप बाय स्टेप के लिए बोला था, मुझे बताना जरूरी था कि रिसर्च सेंटर एक बार 5-7 रिसर्च सेंटर हैं राजस्थान में कौन से हैं और इंडिया में कुछ फ्रूट्स के रिसर्च सेंटर हैं, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं जो एग्जाम में है, जो पूछे जाते हैं। अब उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना अपन बात करने वाले हैं, जो टॉपिक है उस टॉपिक में अपन बात करने वाले हैं। अपन जो देखने वाले हैं वो है फलों का महत्व।
फ्लो उत्पादन का यानी कि पोमोलॉजी का क्या महत्व है या फ्लो का क्या महत्व है? फ्लो का महत्व, फ्लो उत्पादन का महत्व, ऐसे देख लो, फ्लो उत्पादन का महत्व, फ्लो उत्पादन का महत्व। अब देखो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लूइड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फोमोलॉजी अपन बात करने वाला है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एक इस तरीके से डायग्राम बना के कोशिश करेंगे समझने की। एक पहला जो महत्व आता है उसको अपन इस तरीके से देखते हैं। पहला जो महत्व आता है उसको अपन देखने वाले हैं, और पहला जो महत्व आता है वो देखते हैं अपन आर्थिक महत्व। कौन सा देखते हैं? आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व के बारे में अपन बात करने वाले हैं, और आर्थिक महत्व में किस तरीके से अपन देखेंगे, और आर्थिक महत्व में क्या देखेंगे? देखो, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एक किसान है, अपन इस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। एक पर्टिकुलर ये किसान है और इस किसान का एक खेत है, ये एक फार्मर है, फार्मर के पास दो प्रकार के खेत दे रखे हैं, और ये जो दोनों खेत हैं इस तरीके के दो खेत हैं, और दोनों खेत में इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बारे में अपन बात करने वाले हैं। एक खेत है फील्ड जो है, ये जो फर्स्ट है, और उसके बाद में ये कौन सा है? सेकंड है। अब आर्थिक महत्व को अपन डायग्राम के माध्यम से एक प्रैक्टिकल नॉलेज से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा वो लैंग्वेज से भी अच्छा आपको समझ में आएगा। और एक मेरा मकसद है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देना। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकली नॉलेज लोगे उसको इस तरीके से आपके दिमाग में इंगित करोगे कि हाँ, एक तरीके से अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो चीज अच्छे से एक्सप्लेन होगी, अच्छे से समझ में आएगी। आपने देखा होगा कि प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक उत्पादन, यानी कि एक आर्थिक महत्व आपको इस तरीके से देखना है। एक मैं इधर लिख देता हूं, प्रति इकाई क्षेत्र अधिक उत्पादन, प्रति इकाई क्षेत्र अधिक उत्पादन। अब इसको समझने की कोशिश करना, इसको मैं इस तरीके से इनसे समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान देना। एक फार्मर है, दो फार्मर है। एक तो क्या कर रहा है? नॉर्मल खेती कर रहा है, एग्रोनॉमिक खेती कर रहा है, गेहूं की फसल बो रहा है, यहां पर गेहूं की बो रहा है। एक ने अपने क्या किया? अपने खेत के अंदर नींबू वर्ग जो होते हैं या नींबू जो होता है उसका बाग लगा रखा है, नींबू का या पपीता का बाग लगा रखा है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ध्यान रखना। देखो इसमें क्या क्या है, हर 6 महीने के गेहूं के बाद, हर 6 महीने के बाद में क्या होगा, इस किसान को दूसरी गेहूं की फसल लेनी पड़ेगी, दूसरी फसल लेनी पड़ेगी। हर 6 महीने के रोटेशन होता रहेगा, रोटेशन रहेगा। हर 6 महीने 6 मंथ के बाद में, 6 मंथ के बाद में वो दूसरी फसल लेगा। ये रवि की है तो दूसरी ले लिया, बाजरा ले लिया, खरीफ की फसल, और उसके बाद में फिर वो क्या ले लेगा? रवि की ले लेगा। यानी कि हर बार उसको इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बार बार पैसों का, इस रवि की फसल में इन्वेस्ट कर रहा है पैसों को, उसमें कर रहा है, उसमें कर रहा है, उसमें कर रहा है। एग्रोनॉमिक फसलों के बारे में बार बार पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। यानी कि अपन इसमें प्रति इकाई क्षेत्र अधिक उत्पादन, यानी कि क्षेत्र भी यही है और उत्पादन भी हमारे को क्या मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है। लेकिन एक फार्मर ने नींबू वर्गी के साथ साथ वो बीज के अंदर, जैसे आज उसने नींबू का बाग लगा दिया और चाट लगा दिया। अब लगभग 2 साल बाद में नींबू क्या करेगा? फ्रूटिंग करेगा। 10 साल बाद में, सॉरी 2 साल बाद में, लगभग पपीता 1.5 साल बाद में, और नींबू 2 साल बाद में। उसमें सबसे ये ऐसे दो ऐसे फ्रूट्स हैं जो जल्दी क्या करते हैं? फ्रूटिंग देते हैं, फल देते हैं सबसे जल्दी। एक तो नींबू वर्गीय जो होते हैं वो भी जल्दी देते हैं, और एक अपन बात करें पपीता, और एक बनाना होता है। सबसे ज्यादा 1.5 साल के अंदर जो पपीता होता है, पपाया होता है, केरी का पपाया, वो फल देना स्टार्ट कर देता है। अब उसने उस खेत के अंदर अपन ने क्या लगा दी? पपीता का बाग लगा दिया, नींबू का बाग लगा दिया। तो एक बार उसने इन्वेस्ट किया, एक बार उसने बाग लगा दिया, और बहुत ज्यादा स्पेस रखते हैं, इस तरीके से स्पेस रखते हैं, और बीच बीच के अंदर अपन फार्मिंग कर सकते हैं, बीच बीच पर खेती भी कर सकते हैं। और जो अपन रिंग वो जो बनाते हैं, जहां पर लगाते हैं और जो गड्ढा बनाते हैं, वहां पर हमने क्या लगा दी? पपीता। और बीच में जो जगह है वहां पर आराम से अपन क्या क्या कर सकते हैं? खेती भी कर सकते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन ज्यादा हो रहा है, खेती भी हो रही है, और हमारे को फल भी मिल रहे हैं, उत्पादन ज्यादा मिल रहा है। तो आर्थिक रूप से अपन बात करें तो यदि हम बाग लगाते हैं,
अपन क्या लगाते हैं, मुख्य रूप से बाग लगाते हैं, ओरचाट लगाते हैं अपने खेत के अंदर। एक बार हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बार बार हर साल हमारे को उत्पादन मिलता रहेगा, उत्पादन मिलता, यानी कि आर्थिक रूप से देखें तो अधिक उत्पादन मिलेगा प्रति इकाई क्षेत्र में। किसके द्वारा? यदि हम हॉर्टिकल्चर उद्यानिकी अपन ओरचाट लगाते हैं, नींबू का, पपीता का अपन ओरचाट लगाते हैं, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक हमारे को क्या मिलेगा, उत्पादन मिलेगा। यानी कि ये बात हमारी क्या हो गई, क्लियर हो गई सर, समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया इसका इंपोर्टेंस। उसके बाद में आय भी अपन को ज्यादा, अब आय, ये तो उत्पादन ज्यादा होगा, तो उत्पादन के साथ जब उत्पादन ही ज्यादा हो रहा है, तो ये जो आप फाइनेंशियली सिस्टम है किसान के, जो सबसे बड़ी वीक पॉइंट है कि उनको आय ज्यादा मिलनी चाहिए। जब उनकी आय ज्यादा मिलेगी तो वो खुश रहेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा उस चीज की तरफ चलेंगे जिसमें उनको फाइनेंशियली ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो वो जब प्रति इकाई उत्पादन, पपीता के साथ साथ आप खेती भी कर रहे हो, पपीता भी आपको मिल रहे हैं, नींबू भी आपको मिल रहा है, दोनों आप कर रहे हो खेती, आपको आय ज्यादा मिलेगी नहीं, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे कि नहीं होंगे, इनकम ज्यादा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो याद रखना प्रति इकाई आय भी दुगनी हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, आय भी आपकी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। उसके बाद में बेरोजगारी की समस्या दूर। आपने बाग लगा लिया, बहुत बड़ा बाग लगा दिया, और उसमें आपने नर्सरी लगा ली, कटिंग बडिंग कर रहे हो आप, डेली डेली पौधों को मार्केट में बेच रहे हो, नया कटिंग बडिंग करके नर्सरी लगा ली, उसी बाग के पास में अपनी वेजिटेबल नर्सरी लगा ली, हॉर्टिकल्चर नर्सरी लगा ली, फ्लोरिकल्चर की नर्सरी लगा ली, तो बेरोजगारी की समस्या भी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। प्यारे बच्चों, बेरोजगारी की समस्या भी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ये फार्मर फर्स्ट है, और ये फार्मर कौन सा है, सेकंड है। आय में भी अच्छा है और प्रति इकाई उत्पादन में भी ये अच्छा है, जबकि ये तो केवल एक ही फसल पर क्या है, निर्भर है। तो इस तरीके से आपको आर्थिक महत्व के बारे में बात करें तो इस तरीके से दो खेत लिए मैंने और आपको प्रैक्टिकली नॉलेज देने की कोशिश की, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको उत्पादन ज्यादा मिलेगा। उत्पादन जब ज्यादा मिलता है आपको हॉर्टिकल्चर क्रॉप में, तो आपकी आय भी दुगनी होगी, आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होगा जो फार्मर होता है, और उसके बाद में बेरोजगारी की समस्या भी। और ज्यादा बाग लगा रहे हो, बहुत दूरी में बाग लगा रहे हो, तो आप विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहे हो, निर्यात कर रहे हो, अपने जो माल होता है, अपना जो फ्रूट्स होता है अच्छी क्वालिटी का है, तो विदेशी मुद्रा भी आपको प्राप्ति के कगार पर आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो इंपोर्टेंस मैंने आपको बता दिया, वो कौन सा बता दिया है, आर्थिक महत्व आपको मैंने आपको बता दिया है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में इसका देखेंगे, पौष्टिक महत्व के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं, पौष्टिक महत्व के बारे में। नेक्स्ट क्लास में पौष्टिक महत्व में विटामिन के बारे में बात करेंगे, मिनरल्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से विटामिन कौन कौन से फ्रूट्स में इतना पाया जाता है। वो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो अपन जो लोग अपन बात करने वाला है वो विटामिन के बाद में मिनरल्स के बारे में बात करेंगे कि फास्फोरस सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, आयरन किसमें पाया जाता है, अपन कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, प्रोटीन किसमें पाया जाता है, विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, बी किसमें पाया जाता है, सी किसमें पाया जाता है। इन सब के बारे में डिटेल से अपन क्या करेंगे, जो एग्जाम में पूछी जाती है उन्हीं के बारे में अपन क्या करने वाले, डिटेल से स्टडी करने वाले। तो नेक्स्ट क्लास में अपन, इसका मैंने इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बताया, नेक्स्ट क्लास में अपन न्यूट्रिएंट्स इंपोर्टेंस यानी कि न्यूट्रिकल अपन बात करें, जैसे पौष्टिक महत्व जिसको बोलते हैं, उनके बारे में अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। धन्यवाद। हो गया सर, स्टॉप कर दिया।